नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम पे और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो आज के स्पेशल प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसी हस्ती की, क्योंकि जहां पर डीडीसी इलेक्शंस पहली बार जम्मू कश्मीर में शुरू हुए थे तो बहुत से डाउट्स थे लोगों के दिमाग में। बहुत सी जनता का ये कहना था कि ये डीडीसी इलेक्शंस जब शुरू होंगे और जब खत्म होंगे तो उसके बाद किस तरीके के काम जो है कमेटी द्वारा किए जाएंगे, इस इलेक्शंस में जो सदस्य चुने जाएंगे उनके द्वारा किए जाएंगे। तो वहीं आज हमारे साथ भारत भूषण जी यहाँ मौजूद हैं, जो कि चेयरपर्सन है डीडीसी कमेटी के और जम्मू डिस्ट्रिक्ट के। तो वहीं अगर हम बात करते हैं इनसे और बातचीत करते हैं कि आखिरकार जो लोगों के समस्याएं हैं, लोगों के दिमाग में बहुत सी आशंकाएं हैं, उनको लेकर ये जो कमेटी है ये किस तरीके का काम करेगी। तो पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे इस प्रोग्राम में आने का। तो सर पहला मेरा सवाल ये रहेगा, क्योंकि जब डीडीसी इलेक्शंस की शुरुआत की गई थी, घोषणा हुई थी, तो जो दूर दराज के इलाके थे उनके जो लोग थे वहाँ रहने वाले, उनमें बहुत सी आशंकाएं थे दिमाग में, क्योंकि बहुत सी समस्याएं हैं जो दूर दराज के इलाकों के लोगों में है। तो उस बीच अगर ये कमेटी की गठन हुआ है तो किस तरीके का जो आगे कार्य है ये पूरी कमेटी करेगी? देखिए मैम, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा जी का कि आपने मुझे जहाँ बुलाया। लेकिन इससे पहले कि मैं बात शुरू करूं, मैं पंचायतों के बारे में थोड़ी सी बात रखना चाहूँ। साउथ एशिया में बहुत सारे मुल्क जो हैं उनमें पंचायतों का चलन सदियों से रहा जी। तो शुरू में जब पंचायतें पहले थी तो वो तो लोगों के झगड़े, छोटे छोटे झगड़े, घरों के मसले, भाइयों में लड़ाई होती थी, जी, उनका खात्मा निराधार करते थे। लेकिन समय बदलता गया, हिंदुस्तान में आज़ादी की लहर आई, हिंदुस्तान आज़ाद हुआ, जम्मू कश्मीर भी हिंदुस्तान के साथ हमारा एक्सेशन हुआ, तो पंचायतों को कुछ डेवलपमेंट के लिए भी आगे किया गया, उनको डेवलपमेंट के लिए फंड्स का प्रोविज़न रखा गया। तो शुरुआत में तो पहले बहुत ही कम फंड्स आते थे, 10,000 20,000 एक पंचायत के लिए, फिर 50,000 हो गया, 1 लाख हो गया। तो ऐसे चलते चलते छोटे छोटे काम पंचायतों के लोग जो मेंबर चुने जाते थे वो करवाते थे। लेकिन चूँकि हमारे देश में बहुत सारी रियासतों में हमारा पंचायत राज एक्ट जो है वो काफ़ी पहले से लगा हुआ है, और वहाँ पर ये 3 टियर सिस्टम जो था, जो है अभी, वो बड़ा पहले से वहाँ शुरू हुआ है। और हमारे जम्मू कश्मीर में हमारी बदकिस्मती समझें कि जम्मू कश्मीर में 3 टियर सिस्टम लागू नहीं हुआ। सिर्फ पंचायतों के चुनाव होते थे 1 टियर के, मतलब पंच और सरपंच चुने गए और केंद्र को बता दिया जाता था कि हमारे जम्मू कश्मीर में पंचायतों के चुनाव हुए हैं, और वहाँ से जो पंचायतों का फंड्स आता था ना, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय से, तो उसको लेने के लिए फिर उसको आगे मिसयूज भी हुआ कहीं कहीं, वो तो दूसरा एक चैप्टर है, उस पर नहीं जाऊंगा। लेकिन अभी पिछले साल 15 अगस्त 2020 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से भाषण में कहा था कि जम्मू कश्मीर में मैं डेमोक्रेसी जो है ग्रास रूट लेवल पे और पंचायतों को मजबूत करने के लिए 3 टियर सिस्टम, कंप्लीट पंचायत राज एक्ट का चुनाव कराऊंगा। तो उन्होंने अपना वायदा पूरा किया। अक्टूबर में ये शुरू हुए, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी अभी ख़त्म हुआ है, मार्च भी हो गया। लेकिन चूंकि ये नया एक सिस्टम था, इसको बनाने में, इसके रूल बनाने में, या और भी कई चीज़ें हैं, ऑफिस बनाने में, तो थोड़ा समय लगा है। लेकिन अभी ये जल्दी ही फंक्शनल शुरू हो जाएगा इसका, डीडीसी का। तो मुझे लगता है कि जो लोगों की समस्या, जैसा आपने सवाल किया है कि हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बिल्कुल, इसमें पहाड़ी एरिया भी है, कंडी का भी है, प्लेन का भी है, बॉर्डर एरिया भी है, जहाँ पर टूरिज़्म का भी काफ़ी स्कोप है। बहुत सारे पिलग्रिम टूरिज्म भी यहाँ पर आते हैं, वैष्णो माता जो लोग जाते हैं वो भी जम्मू से होकर ही जाते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जहाँ, जिन पर डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो ध्यान देगी। और ख़ुसूसन जो आपने पूछा है कि जहाँ पानी की समस्या है, जहाँ बिजली की समस्या है, तो मुझे लगता है कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल और इसके जो सदस्य चुने गए हैं और जो दूसरे इनके सबॉर्डिनेट हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन और पंचायत के मेंबर पंचायत और सरपंच हजरात, वो भी सारे इसमें अपना योगदान डालेंगे और इन समस्याओं पर हम जल्दी काबू पा लेंगे। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने पानी का जो बड़ा सीरियस मैटर है उसके लिए जल जीवन मिशन शुरू किया है।
उनका टारगेट है कि 2022 एंडिंग में ये जल जीवन मिशन जो है इसको कंप्लीट करना है और हर घर में नल का पानी देना है। इसी तरह पिछले साल उन्होंने बिजली का लाइट का प्रोग्राम शुरू किया था, तो एक कोने तक दूर मैंने देखा है पहाड़ों तक वहाँ पर लाइट पहुँची है। तो इसी तरीके से PMGSY के रोड्स बन रहे हैं और नई गाइडलाइन आ रही है कि जहाँ 200 सोल्स हैं, जहाँ 250 सोल्स हैं, वहाँ तक भी रोड पहुँचाई जाए। तो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छा सुधार जहाँ देखने को मिलेगा और टूरिज़्म की तरफ भी हम बढ़ेंगे। टूरिज़्म के प्रोजेक्ट बना के जम्मू को सेंट्रलाइज करके एक टूरिज़्म का प्रोजेक्ट बनाएंगे। जो जम्मू में जो पिलग्रिम आए, माता वैष्णो देवी आए, जब बावे वाली माता आए तो जिड़ी में जाते हैं, 15-16 लाख सालाना लोग आते हैं। तो उसके साथ शिवखोड़ी जाने के लिए भी यहीं से रास्ता है। तो एक टूरिज़्म का बनेगा, एक सर्कल बनेगा जिससे टूरिज़्म का भी जम्मू कश्मीर के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। तो सर अगर हम बात करते हैं टूरिज्म की, जिस तरीके से आपने बताया, तो बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर बहुत ही मान्यता वाले मंदिर है, क्योंकि जम्मू कश्मीर की पहचान और जम्मू की पहचान यहाँ के मंदिरों से है। और वो जो जितने भी प्राचीन मंदिर हैं वो शहरों की बजाय गांव में हैं। तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है काउंसिल की कि वो उन मंदिरों को डेवलप करे, टूरिज्म बढ़ाए, क्योंकि टूरिज्म बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा और जम्मू कश्मीर के लिए भी, हित के लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ेगा। तो जम्मू कश्मीर पूरे भारत के नक्शे पर एक हाईलाइट होता हुआ नजर आएगा। तो इस बीच काउंसिल किस तरीके से काम करेगी कि जो भी दूर दराज के इलाके के मंदिर है उनकी डेवलपमेंट की जाए? एक बहुत बड़ा टूरिज़्म के लिहाज से बहुत बड़ा प्लान बनाएंगे हम। मैं आपको बताऊं, जहां हमारे एक मड में एक गांव है, बुर्ज मंदिर के नाम पर गांव है। उसके साथ ही गांव है सुई। वहां दोनों प्राचीन मंदिर हैं, बड़े बड़े मंदिर। जैसे जम्मू में जहां रघुनाथ जी का मंदिर है, इसी तरह प्रमंडल में हमारा बहुत ही एक प्राचीन स्मारक है जहाँ हिंदू संस्कृति जहाँ पर फली फूली है। इसी तरह हमारे गरोटा की तरफ से आगे जाएं तो शुआ माता बिल्कुल वैसी ही पिंडलियाँ हैं जैसे माता वैष्णो देवी की पिंडली हैं। तो अभी मथुआर में मेला लगा था, तो मथुआर में भी काफ़ी जनता जाती है वहाँ बाबा बल्लो जी के स्थान पे। जिड़ी का मंदिर है, जैसे मैंने पहले कहा, 15-16 लाख लोग वहाँ हर साल आते हैं। हर एतवार को, मंगलवार को और पूर्णमासी के दिन हज़ारों लोग अभी भी आते हैं। पंजाब से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, हिमाचल से आते हैं, पूरे हिंदुस्तान से लोग आते हैं। तो इन सब के लिए एक बड़ा प्लान हम बनाएंगे ताकि हमारे जो जम्मू ज़िले के नौजवान हैं उनका कुछ रोज़गार का सिलसिला शुरू हो। तो अगर टूरिस्ट आएगा तो हमारे नौजवानों के लिए काम भी निकलेगा। तो कोई अच्छा सा एक प्लान बना के माहिरीन जो हमारे होंगे टूरिज़्म डिपार्टमेंट के, उनके साथ मिलके एक अच्छा प्लान बना के पिलग्रिम टूरिस्ट का जो बहुत बड़ा कंसेप्ट यहाँ पर है। दूसरा, एक हमारे पास जगह RS-पुरा में बॉर्डर टूरिज़्म का बड़ा एक स्कोप है, तो उसको भी बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं, लेकिन उसको और हाईलाइट करने की ज़रूरत है और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने की ज़रूरत है। वहाँ पर कन्वीनियंस आने जाने की व्यवस्था हो तो वहाँ पर भी एक अच्छा स्कोप निकल सकता है। तो सर अगर हम बात करते हैं, जब DDC इलेक्शंस की शुरुआत हुई थी तो लोगों का कहना था कि जहां पर वो जम्मू शहर आते थे तो जम्मू शहर का विस्तारीकरण देखते थे, यहाँ के लोगों का रहन सहन देखते थे, तो अब उनके दिमाग में और उनके दिल में भी एक कहीं ना कहीं रोशनी की किरण आ गई है कि अब DDC इलेक्शंस हुए हैं, काउंसिल्स बनाई गई हैं, तो अब ये जिस तरीके से जम्मू शहर का विस्तारीकरण हुआ है उसी तरीके से गाँव जो है उनका विस्तारीकरण होगा। तो सबसे बड़ी समस्या ये देखी जाती है कि अगर कोई भी इस तरीके की स्कीम आती है जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जारी की जाती है, तो उसमें सबसे बड़ी बात ये देखी जाती है कि जागरूकता की कमी होती है, क्योंकि शहरी लोग हैं ये जल्दी जागरूक हो जाते हैं, लेकिन गांव तक स्कीम्स पहुंचने तक जो है ये स्कीम्स कहीं ना कहीं ठप पड़ जाती हैं और गांव के लोगों को इनका लाभ नहीं मिल पाता। तो क्या जागरूकता के लिए इस तरीके का कुछ काम किया जाएगा कि जो गाँव के लोग हैं, जितनी भी स्कीम्स आती है उनकी भलाई के लिए, उनके उत्थान के लिए, तो ये स्कीम्स वहाँ तक पहुँचाई जाएंगी? देखिए मैम, ऐसा है कि जागरूकता का जहाँ तक क्वेश्चन है, गांव में थोड़े जो पुराने लोग हैं वो कम पढ़े लिखे हैं, लेकिन अब जो समय चल रहा है वहाँ पर भी अच्छी लिटरेसी रेट अच्छा हो रहा है। और जैसे प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान शुरू किया था, तो मुझे लगता है कि आज की डेट में अगर किसी गांव में भी जाके देखें
तो वहाँ स्वच्छता का पूरा पालन किया गया है। हर घर में शौचालय बनाया गया है और कहीं भी आज गांव में, कहीं खेत में, कहीं गली में, कहीं भी आपको गंदगी दिखाई नहीं देगी। तो माननीय प्रधानमंत्री जी को पूरा जम्मू कश्मीर और पूरे हिंदुस्तान के लोग फॉलो करते हैं जी। उनका जो आह्वान होता है उसको लोग मानते हैं, ये करिश्मा उनमें है। तो स्वच्छता मिशन में बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसी तरह अभी जो आप इशारा कर रहे थे, मैं बताऊं आपको कि आज गांव में कच्चे मकान बिल्कुल कम रह गए हैं और शौचालय बनने से, बाथरूम बनने से आज जो उनका ड्रेनेज का सिस्टम है वो कहीं ज़रूरत बन गई है। गाँव का ड्रेनेज का सिस्टम जो है वो कहीं आकर रुक जाता है, जहाँ सड़क में आकर गिरता है, जहाँ कहीं गंदा तालाब करता है। तो उसको देखने की ज़रूरत है। बहुत सारी बड़े बड़े गांव हैं हमारे, जहाँ 1000-2000 घर हैं, तो वो शहरों की तरह हो गए हैं। तो उनकी जो प्रॉब्लम है ड्रेनेज की, उसको रिड्रेस करने की ज़रूरत है। देखेंगे अभी आगे ऐसा जब हमारी काउंसिल की फंक्शनिंग शुरू होगी तो इस कंसेप्ट को लेके हम केंद्रीय मंत्री से मिलेंगे, उनको इस बारे में बताएंगे कि इसका कोई हल निकाला जाए, जो बहुत बड़ा मसला है जी। वहीं सर, जहां आपने ड्रेनेज की बात की, तो कूड़ा जो है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या हो गया है, क्योंकि जहां जम्मू में देखने को मिलता था कि जम्मू शहर में डंपिंग जोन्स बनाए जाते थे और कूड़ा वहां पर फेंका जाता था। अब जो शहर है वहां पर भी, और उसी के साथ साथ गाँव में भी यही देखने को मिल रहा है कि गाँव के जो कूड़ा है वो फेंकना, कहाँ फेंका जाए उसके लिए जगह नहीं है, और वो भी दिक्कत बनती जा रही है दिन ब दिन। और वहीं जिस तरीके से स्वच्छता भारत अभियान की शुरुआत की गई थी, तो वहाँ पर यही ध्यान रखा जाता है कि सफाई रखी जाए। जहाँ हम रहते हैं, अपने घरों को तो हम साफ रखते हैं, लेकिन जिस लोकेलिटी में हम रहते हैं उसकी भी सफाई रखी जाए। लेकिन ये समस्या अब गांव में भी उभर कर सामने आ रही है कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है कि अपने घरों का कूड़ा जो है वो कहाँ फेंका जाए, किस तरीके से उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। तो यहाँ पर इसको लेकर क्या कुछ आगे कार्य किए जाएंगे कि जो भी दिक्कतें लोगों को आ रही है वो आगे ना आए? देखिए मैम, ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में काफ़ी एक बड़ा प्रॉब्लम है जम्मू में, और इसके साथ लगते लगते गांव में भी आ गया। गांव में एक तो हमें ये प्रॉब्लम आ रही है कि जम्मू सिटी का जो, आपके माध्यम से मैं ये सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि एक तो वहाँ पर कूड़ा करकट ना फेंकें, क्योंकि लोग बड़े परेशान हैं। वहाँ पर चील, कौवे, मक्खियाँ, मच्छर बहुत ज़्यादा, बीमारियां भी फैलती हैं। साथ में वहाँ पर एक डिग्री कॉलेज भी है, आगे पीछे वहाँ गांव है। तो मेरी सरकार से ये दरख्वास्त है कि वहाँ डंपिंग का सिस्टम ना डेवलप करें, कहीं तवी के किनारे नीचे जाके वहीं पर करें। तो दूसरा जो आपने कहा है कि गांव में भी ये समस्या आ रही, तो जैसा मैंने पहले कहा कि इस समस्या का निराकरण करने के लिए हमें, मुझे लगता है, केंद्रीय सरकार से मदद लेनी पड़ेगी। तो जब ये शुरू होती है, फंक्शनल हमारा शुरू होता है, तो इसका कोई प्रोजेक्ट बना के, या केंद्र सरकार के जो हमारे कंसर्न मंत्री हैं ग्रामीण विकास मंत्रालय के, उनसे बैठ के बात करेंगे। तो वहीं सर, अगर हम किसानों की भी बात करते हैं, तो जम्मू शहर के किसान जो है उनका रोज़मर्रा की जो आय है वो उनकी किस खेतों पर जुड़ी है, जिस तरीके के वो काम करते हैं उस पर जुड़ी है। तो काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो है खासकर कंडी इलाके के जो लोग हैं उनको आती है। गर्मियों में देखने को मिलता है कि पानी की समस्या आती है उनको। उनका कहना होता है कि जो नहरें हैं वो भी सूख जाती है, या फिर मोटरें लगा के जो लोग हैं वो पानी अपने खेतों में ले जाते हैं। तो बहुत सी ऐसी समस्याएं सुनने को मिलती है, खासकर इरीगेशन को लेकर। तो उस पर क्या कुछ कैसे कदम उठाया जाए, क्योंकि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का यहाँ पर बहुत बड़ा रोल होता है। तो उनके साथ एक वार्तालाप करना और लोगों की समस्या उन तक पहुंचाना, तो वो किस तरीके से पहुंचाया जाएगा? देखिए, जहाँ आप जिस बात का इशारा कर रही हैं, मैं आपको बताऊंगा कि हमारा जो जम्मू ग्रामीण इलाका है, कुछ इलाका तो बिल्कुल नहरी इलाका है, जैसे हमारा मड ब्लॉक है, आरएसपुरा है, सुचेतगढ़ है, बिछना है। इसी तरह हमारा बलवाल ब्लॉक जो है वो कहीं इरीगेटेड लैंड भी है, तो कहीं ड्राई लैंड है, प्लेन है, और कुछ इलाका जो पहाड़ी है। ऐसा ही हमारा यहाँ बड़ी ब्राह्मणा की तरफ भी है। तो जहाँ हमारा पहाड़ी इलाका है वहाँ तो पानी की समस्या तो है, पीने के पानी की समस्या है, वहाँ इरिगेशन की कोई प्रावधान नहीं है। लेकिन जो प्लेन एरिया हमारा बलवाल का है, तो वहाँ पर लोगों ने अपने ट्यूबवेल निकाल के उनमें
समर्सिबल मोटर डाल के अपना, ज़्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन कोई 1-2 एकड़ 3 एकड़ 4 एकड़ ज़मीन जो है उन्होंने उसको इरीगेटेड बनाया है। तो उनका ठीक है, उनका रोजी रोटी अच्छी हो जाती है, वो पशु पालते हैं, उनके लिए चारा भी हो जाता है और दूध का काम करते हैं। मैंने देखा बहुत सारे नौजवान हमारे बच्चे जो हैं वो आजकल यही काम कर रहे हैं। ज़मीन उनके पास थी तो पानी का इंतज़ाम किया तो 5-10 डेयरी, छोटी छोटी डेयरी बना के उन्होंने अपना धंधा शुरू किया। लेकिन आज सरकार जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, बहुत सारे तरीके उनको ड्रिप करने के लिए कुछ और बहुत सारे ऐसे सिस्टम उन्होंने डेवलप किए हैं जहां वो खुला पानी ना लगा के बिल्कुल एक एक ड्रॉप पौधे को दे के उसको डेवलप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे किसान भाई जागरूक हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं और ये जो पानी का मसला है इरिगेशन का, ये उसको फॉलो करेंगे और आस्ता आस्ता सुधार होगा। जहाँ हमारा प्लेन एरिया, जहाँ इरीगेटेड लैंड है, जैसे आरएसपुरा है, मढ़ है, बिश्नाह है, तो वहाँ हमारी रणबीर कनाल उसको फीड करती है। तो रणबीर कनाल मैं आपको बताऊं कि शुरुआत में तो इसका 600 क्यूसेक पानी था, जब ये निकाली गई थी 600 क्यूसेक पानी था। तो उसकी कैपेसिटी बढ़ाते बढ़ाते अभी कोई लगभग 1100 क्यूसेक के पास है और तभी से भी 700 क्यूसेक पानी जो है वो इस नहर में डाला है जो आगे बिश्नाह और आरएसपुरा की तरफ जाता है। तो फिर भी काफ़ी ज़रूरत है, काफ़ी लोगों ने अपनी ज़मीन जो है इरिगेशन में तब्दील की है, इरीगेटेड लैंड में। तो फिर भी अगर कहीं कमी होगी तो मैंने थोड़े दिन पहले यहाँ एक बैठक की थी, बुलाए थे अपने साथी डीडीसी के, तो मैंने वहाँ अफसर भी बुलाए थे इरिगेशन वाले। तो उन्होंने बताया था कि 100% जो हमारी डिसिल्टिंग होगी इस बार, जितने भी चैनल हैं, नहर है, बड़ी नहर है, जहाँ छोटे डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं, जहाँ चैनल हैं, वो सब के सब। और मुझे खुशी है कि आज मैंने देखा है कि काम शुरू हो गया है डिसिल्टिंग का और जल्दी हम उनके साथ एक टूर भी लगाएंगे, टेल एंड तक पानी इस बार पहुंचाने का हम पूरा काम करेंगे। तो सर अगर हम बात करते हैं, ये तो बात रही इरिगेशन की, स्वास्थ्य सुविधाओं की भी बात करें तो अभी भी बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर सिर्फ प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं। तो इस बीच उन लोगों को गांव से जो है जम्मू की तरफ आना पड़ता है और बहुत सी ऐसी स्वास्थ्य सुविधाएं संबंधी बीमारियां हैं और बहुत ऐसी दिक्कतें होती हैं उनको, चाहे कभी अगर एक्सीडेंट हो जाए, इमरजेंसी पड़ जाए तो उनको जम्मू रेफर कर दिया जाता है। तो इस बीच किस तरीके की स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा, क्योंकि ये मूलभूत सुविधा है। अब आजकल इंसान बीमार होता है तो वो हॉस्पिटल की तरफ रुक किया जाता है। पहले ज़माने में देखा जाता था कि जो गाँव में वेद होते थे उनसे दवाइयाँ ली जाती थी, उनसे जो है जड़ी बूटियाँ ली जाती थी, लेकिन आजकल जो है लोग ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर्स के पास जाते हैं। तो उस बीच स्वास्थ्य सुविधाओं को किस तरीके से बढ़ावा दिया जाएगा? देखिए आज हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं गांव में, जहां तो बहुत अच्छे हॉस्पिटल बन रहे हैं। मैं अगर कहीं कभी आपको मौका मिले बलवाल में आके देखना, बहुत अच्छा हॉस्पिटल बनाया है और हर चीज़ वहाँ लगाई है, यहाँ तक कि ऑपरेशन थिएटर भी है और जो वेंटिलेटर होता है वो भी रखे हैं, वार्ड अच्छे बनाए हैं। उसका बहुत जल्दी हम उसका इनाग्रेशन करने वाले हैं। और इस सिलसिले में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने गोल्डन कार्ड का कंसेप्ट दिया है, तो मुझे खुशी होती है बताते हुए कि मुझे एक थोड़े दिन पहले, 2-4 दिन पहले ही एक बंदा मिला, उसने गोल्डन कार्ड से अपना इलाज करवाया था। तो जब वो इलाज करवाने के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचा तो उसने मुझे बताया कि गोल्डन कार्ड वाले को डॉक्टर पहले ही पूछते हैं कि आपके पास कार्ड है, कार्ड है तो इस तरफ बहुत बढ़िया इलाज हो रहा है, बहुत अच्छा इलाज हो रहा है। तो मुझे आपके माध्यम से ये लोगों से अपील करनी है कि आप जल्दी से जल्दी अपना गोल्डन कार्ड बनवाएं और इस सुविधा का फ़ायदा लें, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो जम्मू कश्मीर की जनता पर उपराला किया है, 100% कवरेज है इसमें, 100%, चाहे कोई अमीर है, चाहे गरीब है, चाहे मुलाजिम है, चाहे नहीं है, तो हर आदमी इसमें कवर है। और मुझे सुनकर बड़ी खुशी हुई थी कि वहाँ पर बहुत अच्छा इलाज हो रहा है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट वहाँ चल रहा है। इसी तरह हमारे इलाका में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं, वहाँ पर भी है, लेकिन कहीं कहीं सुधार की ज़रूरत है। डॉक्टर, अभी मैं आपको एक बात बताऊंगा कि डॉक्टर लोग ही नहीं आते। इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम बढ़ा देंगे, अभी
सुपर स्पेशलिस्टी बनाया है तो वहाँ वैसे डॉक्टर नहीं आते, तो यहाँ पर अच्छे डॉक्टर आए उसका बंदोबस्त जो है केंद्रीय सरकार कर। तो जहाँ पर हमने स्वास्थ्य की बात की, तो शिक्षा भी एक ऐसा ही स्तर है जहाँ पर आज भी गांव जो है वो बराबरी नहीं कर पाते। जो बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनका यही कहना है कि जो सुविधा है वो पूरी नहीं होती, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा नहीं होता है। तो आज भी गाँव के बहुत से ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पर जो टीचर्स है वो उपलब्ध नहीं है, वहाँ पर जो क्लासेस है वो प्रॉपर तरीके से नहीं लगाई जाती। जहाँ पर अगर हम जम्मू की बात करें तो स्मार्ट क्लासेस वहाँ पर लगाई गई, लेकिन अभी भी गाँव के स्कूल्स कहीं ना कहीं बहुत पीछे हैं बाकी स्कूल्स के कंपैरिजन में। तो उसको लेकर क्या कुछ आगे जो है काउंसिल इस तरीके का काम करेगी कि जो स्कूल्स है उनको बढ़ावा मिले, जो बच्चे वहां पर पढ़ते हैं उनका भविष्य भी जो है वो उज्जवल हो सके? बहुत ही सीरियस नेचर का ये मसला है जी, बहुत ही सीरियस नेचर है, क्योंकि आपने ठीक कहा कि गांव में आज अगर कहीं कोई वर्स्ट कंडीशन है तो वो एजुकेशन सेक्टर। बिल्कुल, बच्चे तो हैं वहाँ वेट कर रहे हैं लेकिन टीचर लोग नहीं जाते। हर एक मुलाजिम की कोशिश होती है मैं जम्मू के आसपास कहीं एडजस्ट हो जाऊं और मेरे बच्चे जम्मू में पढ़े, जितने भी मुलाजिम हैं, चाहे उन्होंने एएलसी का फ़ायदा लिया है, चाहे उन्होंने बैकवर्ड एरिया का फ़ायदा लिया है, लेकिन जब मुलाजिम लगते हैं, जब उनकी नौकरी लगती है तो वो सीधे जम्मू की तरफ भागते हैं। तो इसमें बहुत काम करने की ज़रूरत है। हमारा जो दूर दराज का एरिया है, जैसे खौड़ एरिया है, उसके आगे बहुत दूर तक जम्मू डिस्ट्रिक्ट फैला हुआ है, सुंदरबनी के साथ लगता एरिया, तो वहाँ पर भी बहुत बुरी हालत है इस सेक्टर में। तो इस पर बहुत ही काम करने की ज़रूरत है। टीचर्स को कोई ऐसी पॉलिसी फ्रेम करनी पड़ेगी कि जो भी कहीं से किसी कैटेगरी में अगर लाभ लेता है तो कम से कम उसको 5 साल वहाँ रहना पड़ेगा। तो बच्चे, गांव के बच्चे भी पढ़े, उनका भी भविष्य संभरे, तो ऐसी हम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जैसा आपने कहा ये बहुत ही सीरियस नेचर का मसला है। तो सर अगर हम बात करें हैं इंडस्ट्रीज़ की, तो गांव के लोग जो है वो कारीगर भी होते हैं और बहुत सी क्षेत्रों में आगे भी होते हैं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा नहीं मिल पाता। बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ है जो कि गाँव है और जो घर से ही शुरुआत होती है, चाहे वो कारीगरी की हो या फिर अलग अलग हमें देखने को मिलता है कि कंबल बनाए जाते हैं, फिर टोकरियां बनाई जाती है। लेकिन आज जब उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है तो यहाँ पर जो दिक्कत है वो ये खड़ी हो जाती है और उनका जो रोज़मर्रा के जो रोज़गार है वो पूरा नहीं हो पाता, उनके घर का जो खर्चा है वो नहीं निकल पाता। तो ये जो ऐसे छोटे मोटे कारीगर है उनको लेकर क्या कुछ आगे जो है प्रावधान लाए जाएंगे कि उनको भी उतना ही इज्जत मिले, उतनी ही रुतबा मिले जितने कि बाकी मुलाजिमों को इस पूरे समाज में मिलती है? आपने बड़ा अच्छा ये टॉपिक लिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया सारे रास्ते खोल के दिए हैं। अब लोगों को चाहिए कि इन स्कीम्स का फ़ायदा लें। स्किल इंडिया में भी बहुत काम हुआ है और लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंट बैंकों के माध्यम से सस्ता लोन, बिना गारंटी का लोन, ये भी किया है। लोगों ने उसको कुछ ने किया भी है, लेकिन जितना होना चाहिए था वह ऐसा नहीं किया। लेकिन अभी जो हमारी यहाँ जम्मू कश्मीर यूटी की सरकार है और माननीय प्रधानमंत्री जी केंद्र में जो सरकार है, दोनों मिलके बहुत अच्छा एक उन्होंने प्रोग्राम बनाया है। जहाँ पर मैंने सुना है, इंडस्ट्री वाले एक दिन मेरे पास आए थे, उन्होंने बताया था कि हर एक ब्लॉक में 200-400 प्लाट जो है उन्होंने, 600 प्लाट भी तक भी हैं, 700 प्लाट भी हैं, हमारे बलवाल में हैं, हमारे सोल अखनूर में सोल गांव में वहाँ पर भी है, खौड़ में भी है, जहाँ मड़ में भी है, आरएसपुरा में भी है, जहाँ इंडस्ट्री स्टेट बनाने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। तो अभी यहाँ के लोग निकलेंगे बाहर, छोटी छोटी दस्तकारी स्किल जिसमें है ढूंढेंगे। मैं भी जब लोगों से मिलता हूँ, नौजवान साथियों से, तो मैं कहता हूँ कि आप अपना मन बनाइए कि आपने क्या करना है। तो अगर लोग चलेंगे तो उनको पूरे मौके उपलब्ध होंगे और सरकार उनकी पूरी कोशिश करेगी। हम भी इस तरह के मेले, इस तरह के अवेयरनेस कैंप डीडीसी के माध्यम से हम लगाने की कोशिश करेंगे ताकि लोग अपना रोज़गार वहाँ आसानी से ढूंढ सकें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस कन्वर्सेशन में पार्ट बनने के लिए और हमारे प्रोग्राम में आने के लिए।
तो ये थे हमारे साथ भारत भूषण जी, जो कि जिन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया, क्योंकि अगर हम समस्याओं की बात करते हैं तो जो आम लोग हैं, जो दूर दराज के इलाके के लोग हैं, उनके दिमाग में बहुत सी समस्याएं थी और बहुत सी आशंकाएं भी थी कि अगर काउंसिल बनाई जाती है तो वो किन चीज़ों पर ध्यान देगी। और वहीं पर भारत भूषण जी की बात करते हैं तो उन्होंने बहुत ही संज्ञान लेते हुए हर एक चीज़ के बारे में बात की, चाहे वो स्वास्थ्य से संबंधित बात हो या फिर शिक्षा को लेकर बात हो या फिर जितनी भी समस्याएं हैं जो गाँव के लोगों को झेलनी पड़ती है, उस पर पूरे तरीके से किस तरीके से काम किया जाएगा उसके बारे में पूरा विस्तारीकरण से हमें भारत भूषण जी ने बताया। तो इसी तरीके से हम आपको और भी लोगों से मिलाते रहेंगे और भी हस्तियों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।